नमस्कार दोस्तों। देखिए आज के वीडियो में हम लोग जो बैंकिंग वाला देख रहे थे उसी का आज नेक्स्ट पार्ट है। इसका एक पार्ट पहले भी आ चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग जाके नहीं देखे हैं, जो नए हैं चैनल पे, तो वो वीडियो पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखिए कल आरबीआई वाला कवर किए थे अपन, तो आरबीआई के बाद वाणिज्यिक बैंक कवर किए थे हम लोग और उसके साथ साथ आरबीआई को भी देखे थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सहकारी बैंक पढ़ेंगे। आज कोऑपरेटिव बैंक वाला जो हिस्सा है उसमें बैंकिंग सिस्टम में, वो वाला हिस्सा हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। कोऑपरेटिव बैंक को मैं डिटेल में कवर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 2017 में पेपर में जो आया हुआ है, लगातार 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आगे पूछ दिया है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से। तो आप लोगों को कोऑपरेटिव बैंक को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एक कोई भी चीज़ मैं इसमें एकदम डिटेल में बता दे रहा हूँ सहकारी बैंक को। ठीक है, तो आप लोग का पूरा क्वेश्चन इससे जो होगा वो जिस तरीके का भी अगर कोई थोड़ा लेवल अप करके भी क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2017 में भी आया है, 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कृषि साख समिति कितनी है वो पेपर में आ चुका है वो क्वेश्चन भी, और डाटा से संबंधित एक आध क्वेश्चन डाटा से संबंधित आया, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन आया है। ठीक है, तो वो आपको मैं आज की वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और वीडियो को जो नोट्स आप बना रहे हैं उसमें अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उससे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोग को मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि इस जो हम लोग का सीरीज़ चल रहा है उसका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं एक डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में एक आया था कि यूटीआई की स्थापना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी करके। तो मैंने 1964 बताया था, उसने लिखा था जिसने भी कमेंट किया था 1963 में हुई थी करके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कमेंट में बता चुका हूँ उनको कि 1963 में जो एक एक्ट आया था, ठीक है, उसके अनुसार उस एक्ट के द्वारा 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। जो बताया था मैं वो सही है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में ही हुई थी। उसका एक्ट आया था 1963 में, जिसके अनुसार 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई थी। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो भी पूछे थे वो डाउट को। ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक। पहले तो सहकारिता का मतलब समझो आप लोग। ठीक है, सहकारिता का मतलब क्या होता है? सहधनकार। तो इसका मतलब क्या होता है? अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर प्रयास करना। सहकारिता का मतलब क्या होता है? एक संगठन होता है, जैसे कि स्व सहायता समूह होता है, उसी तरीके का एक संगठन होता है। वो लोग एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक फिक्स्ड उद्देश्य रहता है, उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या उद्देश्य रहता है मैं बताऊंगा आपको। उस पूर्ति के लिए उन लोग क्या करते हैं, ये गैर लाभकारी, लाभ इसका, प्रॉफिट इसका मेन उद्देश्य नहीं रहता। देखो बैंकिंग सिस्टम में बैंक का जो रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो बैंकिंग सिस्टम में जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उन सब का उद्देश्य एक प्रकार से प्रॉफिट ही रहता है। लोगों को ऋण उपलब्ध करा के बिजनेस स्टार्टअप उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना, स्टार्टअप के लिए ऋण उपलब्ध कराना, कार के लिए लोन उपलब्ध कराना, होम के लिए लोन उपलब्ध कराना, ये तो है ही। इसके साथ साथ लेकिन मेन एम वो लोग का प्रॉफिट कमाना रहता है, उस ऋण से वो लोग को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, लेकिन सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका उद्देश्य जो होता है सहकारी बैंक का, वो आर्थिक उन्नति देना होता है। ग्रामीण सेक्टर पे, जो गांव के लेवल पे जो लोग हैं, या जिले के लेवल पे हो या राज्य के लेवल पे हो, वो लोगों का सामाजिक और आर्थिक रूप से वो लोग को सशक्त करना, ताकि वो लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। ये प्रॉफिट कमाना इसका सेकेंडरी ये है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि शून्य, मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके, इसका ब्याज दर शून्य हो गया है। शून्य ब्याज दर पर कृषकों को ये ऋण उपलब्ध करा रहा है कृषि साख समिति के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या है? ये तो सीधा सीधा प्रॉफिटेबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना। इसका मूल मंत्र है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ठीक, वन फॉर ऑल और एंड ऑल फॉर वन। प्रदेश में, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रदेश में किसानों, कारीगरों, बुनकरों, मछुआरों, दुग्ध उत्पादक, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर महिला, ये तीनों ना, एससी, एसटी, ओबीसी या महिला या कमजोर व्यक्तियों, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को क्या करना, सरकारी संस्थाओं या विभागों की मुख्य भूमिका, ये इसकी जो सरकारी संस्था होती है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? एक मित्र के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक मार्गदर्शक, वो लोग को मार्ग दिखाता है कि आप लोग ये काम करिए, इसके लिए हम लोग फंड प्रोवाइड कर रहे हैं 0% ब्याज दर पे, आप उसको करके अपना आर्थिक उन्नति कीजिए, कुछ पैसा कमाइए, आजीविका कमाइए और क्या करिए, मुख्य धारा से जुड़िए। मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का है, ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक प्रगति हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया। इस प्रकार के सहकारिता के लिए आंदोलन भी चलाए गए हैं देश में और छत्तीसगढ़ में भी। आप लोग बताइएगा सहकारिता आंदोलन के जनक छत्तीसगढ़ में कौन है? ठीक है, सहकारिता आंदोलन के जनक। ठीक, नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक,
छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को जनक कौन है, लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक, तो यहाँ पर सहकारी आंदोलन भी समय समय पे चलता रहा है ताकि एक ग्रुप बना सके, ग्रुप के माध्यम से लोगों को आर्थिक सहायता मार्गदर्शन कर सकें और इस तरीके के लोगों को क्या कर सके, आर्थिक उन्नति कर सकें। इसलिए सहकारी आंदोलन भी समय समय पे चलाया गया है भारत में और छत्तीसगढ़ में भी। ठीक, तो इस तरीके का सहकारी आंदोलन चलाया गया और ये संस्था, अब ये लोगों की एक संस्था, एक ग्रुप क्रिएट होता है, उसे कहते हैं सहकारी संस्था, या उसके लिए एक बैंक क्रिएट होता है जो ऋण देता है, तो उसको कहते हैं सहकारी बैंक। ठीक, वो 3 लेयर होते हैं, वो तो पहले वीडियो में बता चुका हूं, भी और बताऊंगा, देखना। आर्थिक संगठन है जो ऋण उपलब्ध कराता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, तो आर्थिक संगठन तो हो गई। लाभ की जगह सेवा को महत्व, ये मैं बता ही दिया आपको, इसका जो मेन एम है वो लाभ नहीं है, सेवा करना है। स्वतः संचालित संस्था, कोई रेगुलेट नहीं करती है, लोगों के द्वारा, उस ग्रुप के द्वारा, जो एक ग्रुप बनाया गया उसके द्वारा स्वयं संचालित होता है, इसका मैनेजमेंट स्वयं देखते हैं वो लोग, और नारा है इसका काम करो। ये दोनों को याद रखना भाई, मूल मंत्र वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, और नारा है इसका काम करो। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, इसमें से कोई भी सवाल पूछ सकता है, ये यहाँ से आया नहीं। सवाल क्या आया है, कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के लिए सबसे उपयुक्त संस्था कौन सी है, 2017 के पेपर में आए हैं, तो सहकारी बैंक है। क्यों, अब उसमें दे दिया ग्रामीण बैंक, राज्य केंद्रीय बैंक, ये सब बैंक 4 ऑप्शन दिया था, तो सहकारी बैंक है। क्यों है, क्योंकि एक तो जीरो प्रॉफिट, जीरो ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, दूसरा इसका मेन एम क्या है, लाभ की जगह सेवा करना है, तो इसलिए क्या है, ये सबसे उपयुक्त है छोटे कृषकों, बुनकरों, ठीक है, महिलाओं, ST SC उत्पादक, बुनकर, मछुआरे लोग को लोन उपलब्ध कराने के लिए। क्लियर, समझ गए, एक क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन उद्देश्य से आया है, इसलिए मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूं, उद्देश्य को ध्यान से पढ़िए। ये पूरा आप जब पढ़ेंगे ना तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा 2017 वाला, जब देखोगे आप तो कथनकरण वाला क्वेश्चन आया है, तो ये पूरा, जब कथनकरण वाला क्वेश्चन जानते हो ना, एक साथ नहीं बनता है, जब चीज़ों को सब पूरा पता रहे तब एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, उद्देश्य क्या है सहकारिता, सहकारी बैंक का, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक का, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आर्थिक साख सुविधाएं। साख मतलब क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट पे मतलब पैसा देना। क्रेडिट कार्ड होता है आप लोग का, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जितना आपका इनकम होता है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पर क्रेडिट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि 20,000 रुपये आप क्रेडिट लिमिट होता है, तो 20,000 रुपये क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लोन ही तो है, पहले आप उसका यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको उसको चुकाना पड़ेगा, तो उसी तरीके से क्रेडिट है, उसको साख बोलते हैं, तो वही काम ये करता है, उपलब्ध कराना। और वित्तीय समावेशन, ये चीज़ मैं आपको बताया था सामाजिक अंकेक्षण वाले पार्ट में, या वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी मैं आपको बताया था। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल आपको स्टेबल कर दे, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दे, इतना कि आप देश की उन्नति और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके, अपना पार्टिसिपेशन दे सके, उसको कहते हैं वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल जो देश की GDP में आपका अल्टीमेटली आपका योगदान हो, एक कंट्रीब्यूशन हो, उसको कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो वो वित्तीय समावेशन भी इसका एक उद्देश्य है, इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग चाहो तो आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हो। ठीक, इसकी स्थापना कोऑपरेटिव बैंक की राज्य सहकारी समिति अधिनियम द्वारा की जाती है। पिछले बार में आया है भाई, ये क्वेश्चन ध्यान रखना याद, स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है, राज्य सहकारी समिति अधिनियम। पंजीयन कराया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसका पंजीयन, रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो कराया जाता है। ठीक है, इसका नियमन मतलब जो रेगुलेट करती है, जो काम मतलब जो नियम बनाती है, तो इसका नियमन राज्य सरकार तथा RBI द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। देखो, इसका मेन रेगुलेशन बॉडी कौन है, इसकी राज्य सरकार है। राज्य सरकार के नियम के अनुसार अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग रूल्स हैं। छत्तीसगढ़ का हम लोग को पढ़ना है, तो इसके जो है राज्य सरकार, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में, डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी भी जान लो कि जो वाणिज्यिक बैंक होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है RBI। RBI के वो लोग CRR रहता है, SLR रहता है, वो सब जो एक फिक्स्ड रेट जो है RBI के पास रखवाते हैं। और मैं आपको बताया था कि RBI जो होती है वो समय समय पर जब अगर बैंक गिर रहा हो, बैंक की स्थिति अच्छी ना हो, तो RBI ऋण प्रोवाइड करता है, किसको, वाणिज्यिक बैंक को। लेकिन सहकारी बैंक जो होता है वो डिपेंडेंट होता है राज्य सरकार के पे, ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। राज्य सरकार जो होती है वो RBI पे डिपेंड होती है। पहले वो राज्य सरकार के पास कंप्लेन करेगा, अपना चीज़ें बताएगी, जैसे कृषि साख समिति, वो राज्य सरकार के पास जाएगी, वो पहले उसको बताएगा, और राज्य सरकार जो रहेगा वो RBI के थ्रू क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। तो आंशिक रूप से राज्य सरकार के ऊपर तथा RBI के ऊपर, थोड़ा थोड़ा रूप से RBI के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहता, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक पूरा डिपेंड रहता है, तो ये ध्यान रखना। शाखाएं एक राज्य में सीमित होती हैं, जो ये सरकारी कोऑपरेटिव बैंक है उसकी सरकारी जो शाखा होती है वो एक राज्य में सीमित होती है। ठीक, ये ध्यान रखना। लाभ, प्रॉफिट क्या है इसका, पहला पंजीयन सरल है,
आप कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति जो है वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के इसका सदस्य बन सकता है, किसका, सहकारी समिति का या सहकारी बैंक का। ये सहकारी समिति जिसको बोलते हैं, सॉरी, उसका सदस्य बन सकता है। पंजीयन कराना सरल है। सेकंड, कोई भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है या छोड़ सकता है, मैं भी बताया। अच्छा, सहकारी समिति का पंजीयन में सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो सरल है। दूसरा क्या है, कोई भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है या छोड़ सकता है, ठीक, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बॉन्ड साइन नहीं करना पड़ता है। थर्ड, सदस्य की मृत्यु, दिवाला हो गया, पागलपन आ गया या स्थायी अक्षमता। देखो, कोई सदस्य की मृत्यु हो गई, वो दिवालिया घोषित हो गया, पागलपन का शिकार हो गया, स्थायी अक्षमता यानी विकलांग हो गया, तो उसको कोई संस्था को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो रह भी सकता है उसमें, निकल भी सकता है उस सदस्य उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके का ये प्रॉफिट है। ब्याज दर इसमें कम है। अब तो 2014 से 0 ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने लग गया। पहले तो ये ब्याज दर था भी, मैं आपको बताऊंगा इसको, तो इसलिए ब्याज दर इसमें कम है। अब समझ में आया कि सहकारी बैंक क्यों सबसे उपयुक्त है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों, ST SC लोगों, महिलाओं, बुनकरों, मछुआरों को लोन लेने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है इस बात की पूरी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, इसके प्रॉफिट, इसके उद्देश्य को। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपको ये बता दिया, ठीक, ये अच्छे से बन जाएगा आपका, ठीक। तो ये इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं इसके टाइप क्या होते हैं। तो टाइप होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको कल भी बताया था। ये राज्य सहकारी बैंक, दूसरा होता है जिला सहकारी या इसी को कहते हैं केंद्रीय बैंक, और तीसरा कहते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति। तो अपन धीरे धीरे इसको पूरा डिटेल में कवर करते जाते हैं। राज्य सहकारी बैंक, सहकारी साख संगठन सर्वोच्च संस्था है। देखो, सहकारी साख संगठन जो है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसका सर्वोच्च संस्था होता है राज्य सहकारी बैंक। ये राज्य में होता है, ठीक है। पहली तो राज्य भर में फैली साख समितियों पर नियंत्रण रखता है। ये एक ऐसा बॉडी है जो जितनी भी सहकारी साख समिति, क्रेडिट समिति इस तरीके की फैली हुई है राज्य में, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? राज्य सहकारी बैंक। ये मेन बॉडी होता है, सबसे ऊपर वाला। सेकंड नंबर जिला सहकारी या इसी को कहते हैं केंद्रीय बैंक। ये 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसमें केवल प्राथमिक समितियों को सदस्य बनाया जाता है, ठीक है, मतलब प्राथमिक समिति के जो सदस्य रहते हैं उसी को सदस्य बनाया जाता है, ये होता है जिला सहकारी, ये पहला टाइप होता है। और दूसरा, समितियों के अलावा अन्य व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जाता है, जैसे कि, है ना, ये प्राथमिक समिति में जो नीचे बताऊंगा, प्राथमिक कृषि साख समिति, तो ये लोग के सदस्य को इसमें सदस्य बनाया जाता है, वो पहला टाइप। और इसके अलावा भी कोई दूसरे व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है, वो दूसरा टाइप। अब इसमें 2 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। ये पहला कहला जाता है अल्पकालिक ऋण, दूसरा मध्यकालिक ऋण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना इसको। अल्पकालिक ऋण जो होता है वो 15 माह से कम समय के लिए दिया जाता है। एक तो शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, और अल्पकालिक ऋण जो होता है वो क्या किया जाता है, अच्छा, जो शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है वो अल्पकालिक ऋण है भाई। मध्यकालिक ऋण को शून्य ब्याज दर पर नहीं दिया जाता, मैं बताऊंगा आपको। तो अल्पकालिक ऋण है वो 15 माह से कम समय के लिए आपको अगर देना पड़ रहा है उस पैसे को, है ना, तो वो है, मुद्दल को तो वापस करना पड़ता है, मेन जो मूलधन है उसको वापस करना पड़ता है। तो 15 माह से कम समय के लिए ऋण दिया जा रहा है, 15 माह में आपको वापस करना है, तो वो कहलाएगा अल्पकालिक ऋण। और मध्यकालिक ऋण क्या कहलाएगा? 15 माह से 5 साल के लिए जो ऋण दिया जाता है उसको कहते हैं मध्यकालिक ऋण। तो जिला सहकारी या केंद्रीय बैंक के माध्यम से 2 प्रकार का ऋण दिया जाता है, अल्पकालिक ऋण और मध्यकालिक ऋण। छत्तीसगढ़ में कुल 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हैं वर्तमान में, ठीक। तो कौन कौन से हैं भी देख लेते हैं। रायपुर में एक तो रायपुर में है, एक दुर्ग में है, तीसरा बिलासपुर में है, चौथा जगदलपुर में है। पूरा जगदलपुर आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। 5वां राजनांदगांव में है, 6वां अंबिकापुर में है। अब रायपुर में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है वहाँ पर कौन कौन सा एरिया को वो कवर करता है, वो चीज़ यहाँ पर मैं बताया हूँ। धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। रायपुर का जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है वो धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार और रायपुर, ये एरिया को कवर करता है। टोटल कृषि साख समिति की संख्या है 550। ये जो प्राथमिक कृषि साख समिति है ना, वो रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आती है, 550। दुर्ग संभाग के अंतर्गत, मतलब दुर्ग में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है उसके अंतर्गत आता है बालोद, बेमेतरा और दुर्ग। ये 3 जिला उसके अंतर्गत आता है, उसके एरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र है, मतलब इसमें कुल कृषि साख समिति की संख्या है 311। बिलासपुर के अंतर्गत आता है बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा। कृषि साख समितियों की संख्या 430। जगदलपुर के अंतर्गत 7 जिले, पूरे जगदलपुर संभाग, मतलब बस्तर संभाग के 7 जिले, मतलब कौन कौन से आ जाएंगे आपका? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और क्या आएगा? सुकमा, ठीक। तो ये हो गया आपका 5 और एक 6 और एक कोंडागांव, वो हो गया 7। तो ये पूरे जगदलपुर के 7 जिले, आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो या फिर 7 जिले, मतलब संभाग अगर आप लोग पढ़े हो तो संभाग में 7 जिले हैं। बस्तर संभाग में, वो बस्तर संभाग के 7 जिले, जगदलपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। राजनांदगांव के अंतर्गत आता है राजनांदगांव और कबीरधाम,
ठीक है। अंबिकापुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर। तो ये हो गया आप लोग का। और उसके अंतर्गत अच्छा ये कृषि साख समिति है, इसके अंदर 430 बिलासपुर वाले के, ये 256 जगदलपुर राजनांदगांव में, 222 कृषि साख समिति और अंबिकापुर में 153 कृषि साख समिति। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें मेन जो ध्यान रखने वाला चीज क्या है, सबसे ज्यादा कृषि साख समिति किसके अंतर्गत, मतलब किस सबसे ज्यादा क्षेत्र किस सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है, तो रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायपुर। और सबसे कम क्षेत्र किस साख समिति के अंतर्गत आता है, तो किस सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा क्षेत्र किस जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत, रायपुर के में जो जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र आता है, और सबसे कम आता है राजनांदगांव के अंतर्गत, क्योंकि राजनांदगांव और कबीरधाम का क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा नहीं है लेकिन पूछने की पूरी संभावना है इसको, तो ये चीज़ भी याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट टिक करके रखना। ठीक, नेक्स्ट है प्राथमिक कृषि साख समिति। ये भी दो प्रकार का होता है, प्राथमिक कृषि साख समिति। तो सबसे पहले मैं आपको कल ये भी बताया था कि सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से क्या करता है, किसानों को, ये दस्तकारों को, बुनकरों को, मछुआरों को, इन लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये जो सहकारी बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, वो प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से प्रोवाइड कराता है लोन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक कृषि साख समिति और दूसरा प्राथमिक गैर कृषि साख समिति। ठीक, तो ये दो टाइप के होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ में कुल प्राथमिक कृषि साख समिति, छत्तीसगढ़ में कुल, पूरा लिखना आप लोग, इसी को पूछा है, ये क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल प्राथमिक कृषि साख समिति वर्तमान में कितना है, 2058। मैं इसको बोला था, इसको बताऊंगा मैं करके। तो छत्तीसगढ़ में कुल प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है, 2058। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। कुल कृषक, जिसमें से इस कृषि साख समिति से कितने कृषक जुड़े हुए हैं, 29,05,000 कृषक जुड़े हुए हैं, इसको भी ध्यान रखना। पिछले बार ये आया था तो इस बार ये आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो 29,05,000 कृषक जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, इससे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लाभ ले रहे हैं, मतलब सीधा सीधा। तो कुल कृषि साख समिति 2058 और कुल कृषक 29,05,000, इसको भी ध्यान रखना। 4-5 से, अब देखो ऋण को ध्यान रखना, ये क्या करना है, 4-5 से 5-6 तक कितना ऋण उपलब्ध कराए, 9% ब्याज दर पर। देखो समय समय पे इसका ब्याज दर जो है वो चेंज होते रहता है, लेकिन 2004-14 से 1 अप्रैल 2014 से 0 ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन 4-5 से चालू हुआ है तो धीरे धीरे करके इसको ब्याज दर को कम कर दिया गया है। तो 4-5 से 5-6 तक 9% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा था, 6-7 में 7% कर दिया गया उसको, 7-8 में 6% पर उपलब्ध कराया गया ऋण, 8-9 से 11-12 तक 3% उपलब्ध कराया गया, 12-13 से 13-14 तक 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया इसके माध्यम से, और 14-15 से 20-21 अभी वर्तमान में 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कब से, वे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 1 अप्रैल 2014 से। कई बार सिविल सर्विसेज के मतलब पीएससी के पेपर में और व्यापम के पेपर में पूछ चुका है इसको कि कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 0 ब्याज दर पर ऋण कब से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो 1 अप्रैल 2014 से क्या किया गया है, ऋण 0 ब्याज दर पर कृषि साख समितियों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको भी ध्यान रखना भाई, अल्पकालिक ऋण, न कि मध्यकालिक ऋण। 15 माह से कम में अगर आपको चुकाना है तब आपको क्या कराया जाएगा, 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट करिए, इसके बाद मैं आप लोग को इसका डिफरेंस और वगैरह जो आगे की चीज़ें हैं वो बताता हूँ। ठीक, देखिए अब देखते हैं हम लोग प्राथमिक कृषि साख समिति जो होती है वो कौन कौन से ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो पहला ऋण उपलब्ध कराती है प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, ध्यान रखना, प्राथमिक कृषि साख समिति अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। अल्पकालिक ऋण मैं बता चुका हूं आप लोग को 15 माह से कम समय के लिए, तो वो ब्याज दर 0% रहता है। तो ये तो पहले बता चुका हूं, 1 अप्रैल 2014 से ब्याज दर 0% पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करा रही है कौन, प्राथमिक कृषि साख समिति। अधिकतम सीमा 5 लाख रहता है जिसका। ठीक है, तो अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तक 0% पे। ठीक है, मतलब अधिकतम 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराती है अल्पकालिक ऋण। नगद और वस्तु का अनुपात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नगद और वस्तु का अनुपात इसके पास, मतलब कितना पैसा कैश में उपलब्ध कराती है और कितना, देखो जैसे कि ये किसानों को दे रहा है, किसानों को लोन दे रहा है, तो किसानों को उर्वरक, किसान क्या खरीदेंगे उससे, उर्वरक खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे, तो ये नगद रूप में उपलब्ध कराता है। जो भी राशि रहेगा उसका 60% नगद रूप में उपलब्ध कराएगा। जैसे 1 लाख प्रोवाइड करा रहा है मान लो जाए, तो 60,000 रुपये नगद देगा और 40,000 रुपये का वो लोग को, किसानों को क्या देगा, खाद देगा या कृषि उत्पाद खुद देगा, कीटनाशक देगा और अलग चीज़ें जो बीज वगैरह दे देगा। तो नगद कितना देगा, 1 लाख अगर उपलब्ध कराया तो 60,000
और वस्तु देगा 40,000 रुपये का वस्तु देगा। तो 60:40 का जो रेशियो केंद्र और राज्य का जैसे रहता है ना योजनाओं में, उसी तरीके का इसको रेशियो है, ये भी याद रखना। ठीक, अल्पकालिक ऋण का कृषि साख समिति। दूसरा, गौ पालन हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। तो गौ पालन हेतु ब्याज दर कितना है? 1% ब्याज दर है। 1% ब्याज दर पर अगर कहीं 2 लाख रुपए तक कोई मांगता है गौ पालन के लिए, तो 2 लाख रुपए तक अगर देगा तो 1% ब्याज दर पे देगा। उसके बाद 2 से 3 लाख अगर हुआ, मतलब 2 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, 2 से 3 लाख अगर हुआ तो ब्याज दर 3% पे देगा लोन। ठीक, ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक, तो याद रखना इसको, गौ पालन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है कृषि साख समिति जो है वो 2 लाख रुपए तक 1% और 2 से 3 लाख रुपए तक 3% पर। ठीक, मत्स्य पालन और उद्यानिकी हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है। तो मत्स्य पालन और उद्यानिकी के लिए 1 लाख रुपए तक अगर आप मांगते हो तो 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। और अगर 1 से 3 लाख रुपए मांगते हो, ऋण लेते हो आप, तो 3% ब्याज दर पर, यही 1-3 यही चलेगा। 1 लाख रुपए तक, यहाँ 2 लाख रुपए तक 1% है, या 1 लाख रुपए तक 1% है, फिर 1 से 3 लाख रुपए तक 3% पर ब्याज दर उपलब्ध कराएगा। क्लियर। और इस प्रकार के जो ऋण हैं, ये जो ऋण है वो राज्य शासन द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाता है सहकारी समितियों को। देखो, ये ऋण कौन उपलब्ध कराएगा? सहकारी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव जो सहकारी समिति होती है वो कृषि साख समितियों के माध्यम, जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो कृषि साख समितियों के माध्यम से किसको उपलब्ध कराता है? किसानों को। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और या कि जो कृषि साख समिति है उसको भी तो कौन, ये जो राज्य शासन जो है वो अनुदान देती है, वो छूट देती है। ठीक है, तभी तो वो उपलब्ध करा पाता है ना, उसके पास जो पैसा रहता है वो। तो राज्य शासन द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाता है सहकारी समितियों को, और सहकारी समितियां जो रहती है वो क्या करती हैं? किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये भी ध्यान रखना। अब डाटा थोड़ा नोट कर लो, इसके बाद भी मैं कुछ डाटा बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, देखो ये डाटा है, ये डाटा मैं भी बता देता हूँ, उसके बाद भी मैं डाटा बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन, एक क्वेश्चन आया डाटा से 2017 में, तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको पूरा कवर करवा लूँ ताकि वो आप लोग को ज़्यादा हेल्प मिले, और उसके बाद फिर डाटा एक साथ जो है वो जितना है वो नोट करवा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2021-22 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021-22 अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक का ये डाटा है। ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था, ऋण देने का लक्ष्य 5300 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 4747.77 करोड़ रुपए क्या किया गया? राशि ऋण के लिए वितरित किया गया, जिसमें से कृषक संख्या 12,99,000 कृषकों ने इसका लाभ लिया, ऋण लिया, और प्रतिशत 89.58% जो कृषक है उन्होंने इसका लाभ लिया, जितने ने पंजीयन करवाया था। तो ये 30 सितंबर 2021 के कंडीशन में ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, ये लेटेस्ट डाटा, इसी को पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो ये है आपका डाटा हो गया कुछ। अब अपन देख लेते हैं वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर, जो मैं आप लोग को बताया था। इस तरीके से 2 कॉलम बना लीजिए, मैं बोलते जाता हूं, उसको आप नोट करते जाइएगा। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, सहकारी बैंक क्या होता है। तो वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो संसद में अधिनियम पारित करके वाणिज्यिक बैंक का निर्माण किया जाता है। मैं बता चुका हूं आपको, संसद में अधिनियम पारित कराया जाएगा और अधिनियम पारित करा के वाणिज्यिक बैंक का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और सब भी बहुत तमाम प्रकार की बैंक है। सहकारी बैंक क्या होता है, हर राज्य की सहकारी अधिनियम होते हैं, सब राज्य में अलग अलग सहकारी अधिनियम होते हैं, और जिसके द्वारा सहकारी बैंक का निर्माण करवाया जाता है। तो वो नियम अलग अलग होंगे और वो अलग अलग टाइप के उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो हर राज्य की सहकारी अधिनियम होते हैं अपने, और उसके अनुसार क्या कराया जाता है? सरकारी बैंक, सहकारी बैंक का निर्माण, कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण कराया जाता है। सेकेंड पॉइंट, वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक हैं, देखो आपको ऋण देने के लिए क्या करेंगे? वो RBI से ऋण लेंगे। और लेकिन ये जो होते हैं सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, ये और जिला, 3 लेयर होता है ना सहकारी बैंक का, जिला या केंद्रीय बैंक, और तीसरा लेके होता है राज्य स्तर। तो इन लोग को अगर लोन का जरूरत पड़ा तो किसके पास जाएंगे? राज्य स्तर पे जाएंगे। ठीक है, राज्य स्तर का जो सहकारी बैंक है उससे कांटेक्ट करेंगे। इनको लोन का जरूरत पड़ा तो राज्य स्तर के सहकारी बैंक से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये राज्य स्तर जो है RBI से क्या करेगा? एक आंशिक सहायता ले सकता है, थोड़ा बहुत सहायता RBI से ले सकता है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट RBI के पास नहीं जा पाएंगे। डायरेक्ट RBI के पास जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लेकिन वाणिज्यिक बैंक तो है वो क्या करता है? डायरेक्ट RBI से लोन लेता है। ये लोग जो दोनों स्तर के हैं वो राज्य स्तर के पास जाएंगे। राज्य स्तर को अगर RBI से लोन लेना है तो ले सकता है, लेकिन राज्य स्तर ये लोग को लोन प्रोवाइड कराएगा, RBI डायरेक्ट ये लोग को लोन नहीं प्रोवाइड कराएगा। तो ये एक बेसिक अंतर है दोनों में। तीसरा, किसी भी जिले गांव में शाखा खोल सकता है। जो वाणिज्यिक बैंक है वो कोई भी जिले या कोई भी गांव या कोई भी राज्य में शाखा खोल सकता है, जबकि
राज्य, जिला, गांव में ही शाखा होती है, एरिया सीमित होता है। देखो कोई भी जिले, गांव, ये वाणिज्यिक बैंक का दायरा सीमित नहीं होता है, असीमित होता है। बाहर जगह भी दूसरे स्टेट में भी खोल सकता है, लेकिन सहकारी से बैंक जो होते हैं वो राज्य के अंदर, जिले के अंदर और गांव के अंदर ही 3 लेयर होता है। तो राज्य के अंदर, ये राज्य के स्तर का राज्य के अंदर, जिला स्तर का जिले के अंदर, और प्राथमिक कृषि साख समिति वो जो रहते हैं वो गांव के अंदर, ये तीनों ही स्तर पर ये लोग खोल सकते हैं। ठीक, बाकी दूसरे जगह पे नहीं खोल सकते, ये लोग दूसरे जगह पे भी जाके खोल सकते हैं। नियम पूर्णतः आरबीआई बनाता है, इसका रूल्स जो हैं वो पूरा क्या करेगा, आरबीआई का जो रूल रहेगा उसके हिसाब से रेगुलेट होगा। और इसके नियम केवल कुछ मामलों में आरबीआई बनाते हैं। सहकारी बैंक के नियम कुछ मामलों में आरबीआई बनाएगा, बाकी जो राज्य, ये किसके द्वारा अधीन होते हैं, राज्य की सहकारी अधिनियम होते हैं, उस पर ये डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो राज्य जो है इसका नियम बनाता है बेसिकली। केवल कुछ मामलों में आरबीआई के नियम के अनुसार ये लोग चलते हैं, जबकि ये जो है वो पूरे आरबीआई के नियम के अनुसार चलते हैं। तो ये आपका बेसिक अंतर है दोनों में। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये सवाल भी पूछ चुका है, अंतर को नहीं पूछा है लेकिन दोनों को पूछा है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आपका सहकारी बैंक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो फिर जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है वो वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप लोग को इससे प्रॉफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।